पथके पत्थर बीन के लाए, रखे उन्हें घर मंदिर में। शिव शालिग्राम हुए वो, जो थे कभी नदी समंदर में। तो पुराने टाइम में गंगा नदी में, अभी भी वैसे देखो तो जो पहाड़ी नदियाँ होती हैं उसमें पत्थर गोल दिखते हैं कि लंबे समय में फ्रिक्शन की वजह से पत्थर जो है वो गोल हो जाते हैं। तो पुराने टाइम में लोगों को कांच के पत्थर दिखते थे, तो लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होते थे। तो उसको बोला गया ये स्फटिक का शिवलिंग है। एक्चुअल में जो कांच है और जो बालू है, रेत, उसका फॉर्मूला एक ही होता है, सिलिका ऑक्साइड से बनता है वो। तो कभी कभी चट्टानों में इतना प्रेशर पड़ता है जमीन के अंदर कि वो कांच की चट्टानों बन जाती है, इसको स्फटिक बोलते हैं। उसके टुकड़े जब कभी नदी में गिरते हैं तो वो नदी के फ्रिक्शन की वजह से घिस करके पॉलिश होकर के शिवलिंग बन जाते हैं। तो उसको सिंबल की तरह से रख करके पूजा जाने लगा। तो गंगा नदी का शिव के साथ इसलिए भी ऐसा कनेक्शन है। ऐसे ही एक नदी नेपाल में है, गंडक नदी। वहाँ पर एक अलग तरह के पत्थर मिलते हैं और ये भी समय के साथ पॉलिश होकर के स्फेरिकल हो गए हैं और छोटे छोटे पत्थर होते हैं और चमकते हैं। और इसके अंदर एक चक्र दिखाई पड़ता है, कभी ब्लू कलर का चक्र दिखेगा, कभी ग्रीन दिखेगा, कभी सफ़ेद लाइनें दिखेंगी। तो लोगों को लगता था कि इसमें तो विष्णु का सुदर्शन चक्र दिख रहा है। तो वो विष्णु के साथ कनेक्ट हो गया। उस नदी का ही नाम, गंडक नदी का नाम, लोगों ने नारायणी रख दिया और उसकी सिंबल की तरह रख करके पूजा करने लगे। मंदिर जो होते हैं उसमें दो तरह के सिंबल होते हैं। एक तो होते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिक, यानी कि इंसान के शेप में मूर्ति बनी हो, और दूसरा होता है सिर्फ सिंबल रखा हुआ है। तो ये शालिग्राम कहलाया और विष्णु का नाम भी एक शालिग्राम पड़ गया। गंडक नदी के किनारे आज भी एक गांव है जिसका नाम शालिग्राम है। तो वहाँ इस तरह के पत्थर मिलते हैं। तो ये पत्थर होते कैसे हैं, क्यों, कैसे बनते हैं? एक्चुअल में ये फॉसिल हैं, जो बहुत पुराने टाइम में ज्वालामुखी वगैरह फटते हैं तो उनका लावा, उसका बहुत सारा मेटल और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं ये। और एक खास तरह के शेल होते हैं, जो सीपियाँ होती हैं, वो उसमें ट्रैप हो जाती हैं और ये सीपियाँ फॉसिलाइज जाती हैं। फॉसिल का मतलब कोई चीज़ कभी लिविंग थी, अब उसका इम्प्रेशन और वो पूरी पूरी चीज़ पत्थर बन चुकी है। लेकिन जो शेल के जो सर्किल्स होते थे वो उस पत्थर में से झलकते हैं, और फिर वो पत्थर अगर पानी में गिरे हुए हैं उनके टुकड़े, तो नदी उसको और पॉलिश करती है। तो वो चमकदार काले पत्थर, और काला इसलिए क्योंकि उसमें कार्बन है, क्योंकि वो लिविंग मटेरियल से बने हुए हैं, फॉसिल्स हैं। तो इसलिए शालिग्राम पत्थर का बड़ा महत्व हो गया और इसको विष्णु का सिंबल माना जाने लगा। पर ये ज़्यादातर छोटे छोटे होते हैं, तो इसकी माला बनाई जाती है विष्णु को पहनाने के लिए। पर आसपास के इलाकों में अगर खुदाई करो तो वहाँ आपको और बड़े इस तरह के काले शिलाएँ मिलेंगी, जिसके अंदर की फॉसिल के रूप में बहुत सारे लिविंग मटेरियल ट्रैप्ड रहते हैं। और ये ऐसा कहते हैं कि ये जो पत्थर हैं ये कितने पुराने हैं। इसका इंग्लिश नाम है एमोनाइट्स। जो एमोनिटी नाम का एक स्पीशीज़ होती है, जो कि एक प्रकार के शेल होते हैं साफ पानी के, ये सीपियाँ जो हैं वो उसमें ट्रैप हो जाती हैं। तो ये एमोनाइट्स कितने पुराने हैं, ऐसा कहते हैं ये जुरासिक टाइम के, यानी जिस टाइम डायनासोर घुमा करते थे उस टाइम के बने हुए ये फॉसिल्स हैं। तो अगर तुम्हें कोई मूर्ति बनानी हो जो हज़ारों साल तक डिस्ट्रॉय ना हो, तो किस चीज़ से बनाना चाहोगे? शालिग्राम से, है कि नहीं? जितने भी लिविंग मटेरियल हैं वो जो फॉसिलाइज हो जाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा कार्बन होता है, तो उसका कलर काला होता है, इसलिए शालिग्राम काला होता है। और कभी कभी इसमें से झलक दिखती है अंदर जो चीज़ें ट्रैप्ड हैं उससे, शेल्स की, तो हमें दिखाई पड़ता है कि ये सुदर्शन चक्र है। और जो बड़ी शिलाएं खोद के लाएंगे मिट्टी के अंदर से, उसमें आपको अलग अलग नहीं दिखेंगे, शेल्स ट्रैप्ड होते हैं अंदर अंदर। और जो नदी में आपको छोटे छोटे टुकड़े दिखेंगे तो उसमें तो आपको पूरा चक्र, लाइनें सब दिखाई पड़ती हैं। जैसे एफिल टावर बनाया गया तो लोहे का बनाया गया, फिर समय के साथ उसमें जंग लग गया। तो लोहा भले स्ट्रांग हो लेकिन जो समय की मार है वो झेल नहीं पाता, तो फिर अब उसको पेंट किया जाता है हर 4 साल। जो अमेरिका में स्टेचू ऑफ लिबर्टी है, वो फ्रेंच लोगों ने बनाई थी और अमेरिका को गिफ्ट की थी। वो जो होती नहीं मशाल हाथ वाली, वो कॉपर की बनी थी। कॉपर समय के साथ हरा हो जाता है, तो उसकी पिक्चर्स देखो, वो ग्रीन है, कॉपर सल्फाइड जम जाता है, रिएक्शन करता है वो एटमॉस्फेयर के साथ। ऐसे ही सोना और चांदी भी जो है वो एवर लास्टिंग नहीं है, समय के साथ काले पड़ जाते हैं। लेकिन शालिग्राम तो पहले से काला है, और वो फॉसिल है जो हज़ारों सालों से चला आ रहा है और मौसम के मार झेल रहा है, नदी भी तलहटी में पड़ा हुआ है। तो जो एवर लास्टिंग चीज़, इससे बेहतर क्या हो सकती है कि नहीं? ये समय के साथ डिस्ट्रॉय होने वाली चीज़ नहीं है। हिस्ट्री से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं।
और इंसान के इवोल्यूशन की कहानियाँ, न सिर्फ इंसान के बल्कि समाजों के, लोगों की सोच के, जो हमारी कहानियाँ हैं वो क्यों बनी है, कैसे बनी, बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। जब भी हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं हिस्ट्री वगैरह या कोई भी टॉपिक, तो वो बर्डन हो जाता है, एग्ज़ाम भी देना होता है, हमें याद भी करना होता है, तो कोई भी चीज़ जब बर्डन हो जाए तो उसका सारा इंटरेस्ट उसमें का खत्म हो जाता है। फिर जब हम पास आउट हो चुके हैं और फिर उन पुरानी चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमें इंटरेस्ट नज़र आता है, उसमें दिखाई पड़ता है, क्योंकि अब हम फ्री हैं, हमें बर्डन नहीं है, कोई एग्ज़ाम नहीं देना, हमें कुछ याद नहीं करना है। तो नई चीज़ें पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है, नई चीज़ें पता चलने में बड़ा अच्छा लगता है। स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है, उनको बर्डन फ्री तरीके से पढ़ाना चाहिए, तो उनका इंटरेस्ट जागेगा। इसीलिए सरकारें ऐसा करती हैं कि नंबर्स नहीं देंगे, ग्रेड दे देंगे, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, है ना, बहुत बर्डन तरीके से मत पढ़ो उस चीज़ को, बोझिल तरीके से मत पढ़ो, फ्री रहो, रिलैक्स रहो, तो इंटरेस्ट जाएगा। और इंटरेस्ट होगा तो ज़्यादा चीज़ें पढ़ोगे, ज़्यादा पढ़ोगे तो ज़्यादा आएगा। तो पुराने टाइम का एक तरीका था कि एग्ज़ाम लो और बच्चों को डांटो और मारो और उन्हें पढ़ाओ तो उन्हें ज़्यादा आएगा। अब नया तरीका ये हो गया है कि नहीं, बच्चों को रिलैक्स करो तो खुद ही ज़्यादा पढ़ेंगे और ज़्यादा नॉलेज उन्हें होगा, है कि नहीं। ये भी एक तरह का इवोल्यूशन है, किस तरह से एजुकेशन धीरे धीरे इवॉल्व होकर के स्टेज में आया। अगर किसी तरह की कोई डिजीज़ हो जिसमें कैल्शियम की कमी हो, ठीक है, तो आज तो कैल्शियम की टैबलेट मिलती है, बाज़ार में जाके ले लो, ठीक है। बोन्स में वीकनेस है, दांतों में कुछ वीकनेस है, इस तरह की प्रॉब्लम्स है, कैल्शियम की कमी से होने वाली और भी कुछ डिजीज़ होती हैं। स्किन में हम लोग देखते हैं कि कैल्शियम विटामिन डी जो है वो कुछ डिजीज़ में काम करता है, इम्यूनोमोड्यूलेटरी है। सोरियासिस के अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो तो कैल्शियम देने से और विटामिन डी देने से उसकी सीवियरिटी कम होती है। और बहुत पुराने टाइम में जब कैल्शियम टैबलेट नहीं थी तो कहाँ से मिलता था कैल्शियम? दो तरीके थे या तीन, कि नेचर में जो भी प्राणी हैं, जैसे कि एमोनाइट्स हमने बताया, शेल्स, सीपियाँ, उनको पीस लो तो कैल्शियम मिलेगा, या फिर मोती को पीस लो, मोती प्योर कैल्शियम है, तो आयुर्वेद में उसका जिक्र है मोती पिष्टी के नाम से। और तीसरी चीज़ है हड्डियाँ, कि अगर जानवरों की अस्थियाँ मिल रही तो उनको पीस के चूर्ण बनाइए तो कैल्शियम है, उसमें और भी चीज़ें हैं, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम की, तो उससे इलाज होता था। बहुत पुराने टाइम की ये दवा है। अगर कैल्शियम की कमी है तो सीपियाँ पीस करके आपकी जान बचेगी। जो कैल्शियम है और विटामिन डी है, इनका आपस में कनेक्शन होता है। ज़्यादा विटामिन डी लेने से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। तो जिस तरह से कैल्शियम सोरियासिस में काम करता है, ऐसे ही विटामिन डी की क्रीम आजकल आने लग गई हैं जो सोरियासिस में काम करती है। इसको बोलते हैं कैल्सीपोट्रियोल, और ये क्रीम लगाने से सोरियासिस के निशान बहुत अच्छे से गायब हैं। तो जो सबसे लेटेस्ट दवा है सोरियासिस की वो है विटामिन डी का क्रीम। और विटामिन डी और कैल्शियम के बारे में हेयर से रिलेटेड स्टडीज़ भी हैं। अगर विटामिन डी ज़्यादा होगा तो आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी होंगी, क्योंकि ये सेल टर्नओवर में मदद करता है। और अगर कैल्शियम की कमी होगी आपके अंदर तो हेयर फॉलिकल का डेवलपमेंट कम हो जाएगा और हेयर ग्रोथ स्लो हो जाएगी और बाल ड्राई हो जाएंगे। तो पर्याप्त मात्रा में अगर आप कैल्शियम ले रहे होंगे, पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी ले रहे होंगे तो आपके बाल अच्छे होंगे, स्पेशली ड्राइनेस अच्छी होती है और ग्रोथ जो है वो फास्ट होती है, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ किसी तरीके से सेल टर्नओवर में हेल्प करते हैं। ब्लड की गड़बड़ी से होता है और इसमें कैल्शियम खाने से फ़ायदा होता है, तो अलग से कैल्शियम टैबलेट भी आपको लिख देंगे। और जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स लेना आपको, दूध, पनीर, दही, सब में कैल्शियम ज़्यादा रहता है। अभी दवा में थोड़ा सा चेंजेस करेंगे तो एक आध महीने में एक समझा भी जाएगा, लेकिन दवाइयाँ आपको बंद ही करना है, थोड़े दिन कंटिन्यूस करके रहना है। करीब करीब 90% क्लियर है ना। 10% जो बचे हैं स्पॉट्स धीरे धीरे जाएंगे। सोरियासिस में कैल्शियम फ़ायदा करता है, तो कैल्शियम वाले नेचुरल चीज़ें लीजिए, मिल्क प्रोडक्ट, पनीर, दही, ये सब। बहुत समय से नहीं ले रहे हैं? अच्छा, मुझे लगता है कि मेरे को मिल्क से भी कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, तो मिल्क एलर्जी अलग चीज़ होती है, तो कैल्शियम के लिए अलग चीज़ें लीजिए, कैल्शियम टैबलेट्स लिख देंगे आप। पनीर वगैरह में हुआ होता है, पनीर तो खाता है। सर में भी ऐसे ही लेयर्स जम रही है ना। ठीक है, कैल्शियम ज़्यादा लीजिए, कैल्शियम से फ़ायदा होता है इसमें, तो दूध और दही वगैरह, पनीर वगैरह लेने से फ़ायदा होता है। सर से भूल तो बीच में वाइट हो गया है।
और कहाँ है इसके अलावा? ऐसे दोनों पैर में है, पीठ वीठ में थोड़ा बहुत है। और वो हटाइए कपड़ा। ऐसे ये है। कुछ नया आना स्टार्ट हुआ है आपका? आया तो है डॉक्टर का। हाँ। पहले से तो घना हो गया। और झड़ना एकदम बंद हो गया? हाँ ठीक है, न्यू मेडिसिन लिखेंगे आज आपको। फल, हरी सब्जियां, दूध वगैरह सब लिया करिए। अंदर से हेल्थ इंप्रूव होती है तो हेयर ग्रोथ भी अच्छी होती है।